आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है नितिन और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे आज के एपिसोड डेली क्राइम में। डेली क्राइम रोज ही आपको एक समाज का नया चेहरा दिखाता है और समाज में होने वाले हर तरह की गलत गतिविधियों को हम पूरी तरह से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में हम आज की जो कहानी लेकर आए हैं वो भी बेहद ही अजीबोगरीब है, जिसको सुनने के बाद आपके सामने समाज का एक नया चेहरा सामने आएगा। आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से है। तो कहानी की शुरुआत होती है 26 जनवरी 2017 से, जहां प्रयागराज के यमुना नगर इलाके के थाना नैनी में गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण की तैयारी चल रही थी। इंस्पेक्टर अवधेश प्रताप सिंह और अन्य पुलिसकर्मी सीओ अलका भटनागर के आने का इंतजार कर रहे थे। उसी समय उस जगह पर एक दुबला पतला लड़का आता है और एक सिपाही के पास जाकर कहता है, साहब बड़े साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो सिपाही से ऐसी कुछ बातें कर ही रहा होता है कि तब तक उस दुबले पतले लड़के के बोल इंस्पेक्टर अवधेश प्रताप के कानों तक पहुंच जाते हैं। उस लड़के की आवाज़ सुन करके इंस्पेक्टर अवधेश ने उन्हें अपने पास बुलाकर पूछा, कहो क्या बात करनी है तुमको और किस कारण तुम मुझे बुला रहे हो? लड़का तुरंत जवाब देता है, साहब मेरा नाम इंद्र कुमार साहू है। मैं चक गरीबदास मोहल्ले में मामा भांजा तालाब के पास रहता हूँ। मैंने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को अभी अभी मार डाला है। इंद्र कुमार के मुंह से 2 हत्याओं की बात सुनकर अवधेश प्रताप सिंह दंग रह गए। उन्होंने उसके ऊपर एक नज़र डाली और उसके उलझे बाल, लाल लाल आंखें और पागल जैसा व्यवहार देखकर चेहरे के हाव भाव से ही समझ लिया था कि वो रात भर सोया नहीं था। अब वहां पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी इंद्र कुमार को काफ़ी हैरानी की नज़रों से देख रहे थे। थाना पुलिस कुछ करने का सोच रही थी कि तभी सीओ अलका भटनागर भी वहां पर आ पहुंची। इंद्र कुमार द्वारा 2 हत्याएं करने की बात सुन वो भी दंग रह गई। सीओ के इशारे पर अवधेश प्रताप सिंह ने उस लड़के को हिरासत में ले लिया। ध्वजारोहण की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई, जिसके बाद अवधेश प्रताप सिंह इंद्र कुमार को अपनी जीप में बैठाकर घटनास्थल पर लेकर गए। इंद्र कुमार पुलिस को उस कमरे में लेकर गया जहां पत्नी गीता साहू और उसके प्रेमी रितेश सोनी की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस के पहुंचने पर इस दोहरे हत्याकांड की खबर पास पड़ोस वालों को मिली तो सभी इकट्ठा हो गए। पुलिस दोनों लाशों का बारीकी से निरीक्षण करने लगी। पुलिस अधिकारी ये देखकर काफ़ी हैरान थे कि दोनों लाशों पर नोच, खसोट या चोट के कोई निशान नहीं थे। गीता के गले पर लाल धारियां जरूर पड़ी थी। रितेश के गले पर भी वैसे ही निशान देखकर लग रहा था कि उनकी हत्या गला घोंटकर की गई थी। अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब बात उठी तो बात मोहल्ले वालों तक पहुंची। मोहल्ले वालों से खबर पाकर उसके घर वाले रोते बिलखते घटनास्थल पर आ गए थे। मौके की ज़रूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद इंद्र कुमार को थाने लाकर उससे इस दोहरे हत्याकांड के बारे में पूछताछ की तो उसने पत्नी की बेवफाई की जो कहानी बताई वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। इंद्र कुमार साहू उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज के थाना नैनी के मोहल्ला गरीबदास में अपनी 32 साल की पत्नी गीता और 4 बच्चों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी 15 साल की थी। इंद्र कुमार ने अपने मकान के आगे वाले हिस्से में किराना और चाय नाश्ते की दुकान खोल रखी थी। उसका सारा काम धाम अच्छा चल रहा था और घर के काम से फारिग होने के बाद गीता भी दुकानदारी के काम में उसका हाथ बटाती थी। इंद्र कुमार के घर से कुछ दूरी पर बनारसी लाल सोनी रहते थे। उनका बेटा रितेश सोनी सिगरेट और गुटखे का शौकीन था। इसी वजह से उसका इंद्र कुमार की दुकान पर कई बार आना जाना लगा रहता था। मोहल्ले के रिश्ते से गीता उसकी भाभी लगती थी। इसी नाते वो अक्सर उससे इंद्र कुमार के सामने ही हंसी मजाक कर लिया करता था। अपने से 9 साल छोटे रितेश की बातों का गीता भी हंसकर जवाब दे दिया करती थी। स्वभाव से सीधा और सरल इंद्र कुमार इसका कतई भी बुरा नहीं मानता था। इंद्र कुमार दुकान का सामान लेने अक्सर इलाहाबाद शहर आता जाता रहता था। ऐसे में गीता ही दुकान संभालती थी। इस बीच रितेश गीता को रिझाने के लिए उसकी तारीफ किया करता था।
एक बार उसने कहा, भाभी तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम 4 बच्चों की माँ हो। तुम तो अभी भी पहले की ही तरह जवान दिखती हो। अपनी तारीफ सुनकर गीता गदगद हो गई थी। इसी के बाद एक दिन उसने कहा, भाभी तुम में गजब का आकर्षण है। वो इसी तरह की कई सारी तारीफें कर दिया करता था। लेकिन कहीं न रितेश की बातें गीता के दिल में जगह बनाती चली जा रही थी। अपनी तारीफ सुनकर गीता अंदर ही अंदर जहां एक और फूली नहीं समाई, वहीं दिखावे के लिए उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए रितेश की ओर देखते हुए कहा, तुम अक्सर मुझसे झूठी तारीफें क्यों करते हो? और मुझे तुम्हारी इस तारीफ में दाल में कुछ काला ज़रूर नज़र आता है। ऐसे ही मजाक में उसने इन सारी बातों को रख दिया। लेकिन रितेश, जो कि अंदर ही अंदर गीता को कहीं ना कहीं पसंद करता था, अक्सर वो मजाक करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता था। और हकीकत तो ये थी कि गीता भी रितेश को मन ही मन चाहने लगी थी। अब इतनी बात होने के बाद मन ही मन दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि अब रितेश को गीता की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी थी। इसके बाद मौका मिलते ही दोनों ने मर्यादा की सारी दीवारें तोड़ डाली। इसके बाद इंद्र कुमार की आंखों में धूल झोंककर गीता रितेश के साथ मौज मस्ती करने लगी। अवैध संबंधों का यह सिलसिला लगभग 3 सालों तक बेरोक टोक चलता रहा। अवैध संबंधों को कोई लाख छिपाने की कोशिश क्यों न करे, लेकिन वो कभी छिप नहीं पाते। किसी तरह पड़ोसियों को गीता और रितेश के अवैध संबंधों की भनक लग गई। इंद्र कुमार के दोस्तों ने कई बार उससे उसकी पत्नी और रितेश के संबंधों की बात बताई, लेकिन वो इतना सीधा साधा था कि उसने दोस्तों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे पत्नी पर पूरा विश्वास था। जबकि सच्चाई ये थी कि वो उसके साथ लगातार विश्वासघात कर रही थी। सही बात तो ये थी कि गीता पति को कुछ समझती ही नहीं थी। आखिर 6 महीने पहले एक दिन इंद्र कुमार ने अपनी पत्नी और रितेश को अपने ही घर में आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया। रितेश ने जब इंद्र कुमार को देखा तो वो फुर्ती से वहां से भाग गया। उसने भी उससे कुछ नहीं कहा। उस पर उसने गीता को खूब खरी खोटी सुनाई और दोबारा ऐसी हरकत ना करने की हिदायत देकर छोड़ दिया। उस दिन के बाद से कुछ दिनों तक रितेश का गीता के यहाँ आना जाना लगभग बंद रहा, पर यह पाबंदी ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। मौका मिलने पर दोनों फिर से इंद्र कुमार की आंखों में धूल झोंकने लगे, पर अब वे काफी सावधानी बरत रहे थे। गीता ने अपने दोनों बड़े बच्चों बेटी और बेटों को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया था। रितेश भी बच्चों को पैसे और खाने पीने की चीजें लाकर देता रहता था, जिससे बच्चे रितेश के घर में आने जाने की बात अपने पिता को नहीं बताते थे। इसके बावजूद इंद्र कुमार ने दोनों की चोरी दोबारा पकड़ ली। इस बार उसने गीता की जमकर धुनाई की और बच्चों को भी डांट फटकारा। अब वो गीता पर और ज्यादा निगाह रखने लगा, मगर गीता पर इसका विपरीत असर हुआ। वैसे भी वो पहले ही पति की परवाह नहीं करती थी, अब उसका डर बिल्कुल मन से निकल गया था। वो पूरी तरह बेशर्मी पर उतर आई। पति की मौजूदगी में ही वो प्रेमी रितेश से खुलेआम मिलने लगी। अब दिन बदल चुके थे। इंद्र कुमार दुकान पर बैठा रहता तो रितेश उसके सामने ही घर के अंदर उसकी पत्नी के पास चला जाता। वो जानता था कि रितेश और गीता उससे ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कह पाता था। लाचार सा वो दुकान पर ही बैठा रहता। पत्नी पर अब उसका कोई वश नहीं रह गया था। वो 15 साल की बड़ी बेटी की दुहाई देते हुए पत्नी को समझाता, पर पत्नी पर उसके समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो और भी ज़्यादा मनमानियाँ करने लगी थी। अपनी आंखों के सामने अपनी इज्जत का जनादा उठते देख अब उसका धैर्य धीरे धीरे जवाब देने लगा। अब उससे पत्नी की बेवफाई और बेहयाई बिल्कुल बर्दाश्त न हो रही थी। इसी सब का नतीजा था कि उसने मन ही मन एक खतरनाक मंसूबा पाल लिया, और वो मंसूबा था रितेश और बेवफा पत्नी की हत्या का। घटना से 8 से 10 दिन पहले वो अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने में लग गया था। मसलन दोनों को मौत के आगोश में सुलाने की उसने एक खतरनाक योजना बना डाली। अपनी इस योजना के तहत वो खुद भी पत्नी के प्रेमी रितेश से ऐसी बातें करने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो।
उसकी योजना के अनुसार 25 जनवरी 2017 को वो एक मेडिकल स्टोर से नींद की 20 गोलियां खरीद लाया। दोनों बड़े बच्चों को वो उनकी मौसी के घर छोड़ आया, जबकि छोटे बच्चे घर में ही थे। रात के 9 बजे के आसपास उसने दुकान बंद की और घर के भीतर गया तो देखा गीता खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और उसका प्रेमी रितेश कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। उसे देखकर अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था। हत्या के इरादे से इंद्र कुमार ने खुद ही चाय बनाई और पत्नी तथा रितेश को चाय में नींद की दवा मिलाकर चाय उन्हें दे दी। एक कप में चाय लेकर वो खुद भी चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद भी दोनों बेहोश नहीं हुए तो इंद्र कुमार अवाक रह गया, क्योंकि उस दिन उसने दोनों को मौत के घाट उतारने की पूरी तैयारी कर ली थी। जब उन दोनों पर नींद की गोलियों का कोई असर नहीं हुआ तो उसने रितेश से कहा, भाई रितेश, कल 26 जनवरी है, कल शराब की सारी दुकानें बंद रहेंगी। आज मेरा मन शराब पीने का कर रहा है, क्यों ना आज हम 3-3 पैग लगा लें। इंद्र कुमार की बात पर रितेश खुश हो गया। उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जब तक गीता भाभी खाना बना रही हैं तब तक हम दोनों अपना काम कर लेते हैं। इसके बाद दोनों शराब की दुकान पर गए और वहां से एक बोतल खरीद कर लौट आए। उनके बीच शराब का दौर शुरू हुआ। अब तक गीता और रितेश पर गोलियों का असर होने लगा था। बातों बातों में इंद्र कुमार ने रितेश को ज़्यादा शराब पिला दी। बिना खाए पिए दोनों आधी रात तक शराब पीते रहे। इस बीच गीता को नींद आने लगी। दोनों बच्चों के साथ गीता ने खाना खा लिया और उसने रितेश और पति को कई बार खाने को कहा, लेकिन जब उसने देखा कि दोनों पीने में मस्त हैं तो वो बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गई। थोड़ी देर बाद नशा हावी होते ही रितेश भी वहीं पसर गया। इंद्र कुमार को इसी मौके का इंतजार था। वो रितेश को खींचकर दुकान के पीछे वाले कमरे में ले गया और पूरी ताकत से उसका गला दबा दिया। थोड़ी देर में उसका शरीर हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। इसके बाद वो गीता को भी उसी कमरे में खींच लाया, लेकिन गीता पूरी तरह बेहोश नहीं थी। उसने इंद्र कुमार से बचने की पूरी कोशिश की और विरोध भी किया, लेकिन इंद्र कुमार ने दुपट्टे से उसका गला कस दिया, जिसके चलते उसके भी त्रिया चरित्र का अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इंद्र कुमार साहू से विस्तार से पूछताछ करके पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 302, 308 के तहत गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया गया है। फिलहाल ये तो थी एक ऐसी कहानी जिसमें एक पति ने मजबूर होकर एक ऐसा गुनाह कर डाला जिसमें उसके खुद के जीवन के साथ साथ उसके 4 बच्चों की ज़िंदगी भी हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो गई। कहते हैं जुर्म कैसा भी हो वो छुप नहीं पाता है, और समाज के विपरीत किया गया कोई भी कार्य कितनी भी सफाई से किया जाए वो भी छिप नहीं पाता। हालांकि यहाँ पर एक पत्नी का उसके पति के प्रति बेवफाई करना उसकी जान पर आ गया, और इस बात का बदला उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। तो आज का संदेश हमारा यही रहेगा कि जहाँ रहें सावधान रहें, सतर्क रहें। पता नहीं समाज का कौन सा चेहरा हमारे लिए काल बन जाए। तो डेली क्राइम की टीम की तरफ से आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।